शेर को अपनी काबिलियत बताने के लिए कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है और जंगल में चुनाव नहीं होता। आपको ही पता है, शेर अपनी मर्जी का राजा होता है। अगर क्षत्रियों का इतिहास हटा दिया जाए तो इतिहास में कुछ बचता ही नहीं है पढ़ने को। जिस दिन ये क्षत्रिय समाज हर चीज़ों में आप कहेंगे तो धन में भी हमको लगता है कि ये आगे हैं, बल में भी ये आगे हैं और हर चीज़ में ये आगे हैं, लेकिन एकजुटता नहीं है जिसके वजह से आज ये समाज हाशिए पे है। आप देखिए कि छोटी छोटी जाति उनका अपना एक नेता है, उनकी अपनी एक पार्टी है और एक राजपूत मुझे लगता है कि 100 लोगों को प्रभावित कर सकता है। 100 क्या, मैं कहता हूं कि 1000 लोगों को प्रभावित कर सकता है एक राजपूत। और राजपूत के अंदर हमेशा से हमेशा सामाजिक समरसता की बात रही है, चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय वीपी सिंह जी हों या चाहे चंद्रशेखर सिंह जी हों। आने वाले समय में एक राजपूत जाति की भी एक पार्टी होगी जो सिर्फ राजपूत की बात नहीं करेगी, सिर्फ क्षत्रियों की बात नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ बात करेगी कि भाई हमारे बिहार का विकास कैसा हो, हमारे देश का विकास कैसा हो। वो अपने विकास के साथ साथ सारे समाजों का विकास किस प्रकार हो उस पर वो बात करेगी और ये जल्द ही होने जा रहा है। सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में राजपूत जाति की राजनीति को लेकर अब संशय बना हुआ है। पूरे बिहार में अगर विधानसभा वार बात करें तो पूरे बिहार में 29 राजपूत विधायक थे, जिसमें एक विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण गोपालगंज सीट रिक्त हो गई है। लोकसभा की बात करें तो 40 लोकसभा सीटों में 8 राजपूत सांसद हैं। ये तादाद और बढ़ सकती है। बिहार की जनसंख्या में बात करें तो 60% वोटों पर राजपूतों का कब्जा है और स्वर्ण जातियों में सबसे प्रखर मतदाता राजपूत हैं। लेकिन बावजूद इसके बिहार की राजनीति में हाशिए पर राजपूत क्यों हैं? इन्हीं सवालों के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ राजपूत समाज के युवा तुर्क के नेता हैं जय सिंह राठौर। इनसे कई तल्ख सवाल होंगे कि आखिर राजपूत क्यों बिखर गए हैं, क्यों सत्ता की भागीदारी में दूसरों पर निर्भर हैं। जय सिंह राठौर जी, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के राजपूतों के पास, और कहते हैं कि प्रखर जिसको वोटर माने जाते हैं, राजपूतों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे पास पहुंचे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सवाल ये है कि 6 से 7% आप हैं, लगभग 10 लोकसभा सीटों पर आपका बहुमत है। विधानसभा वार अगर आपस में आपकी लड़ाई नहीं हो तो ऐसे में आपकी तादाद 40 तक जा सकती है। तमाम तरह की चीजें हैं, बड़े नेता हैं, आनंद मोहन है, विजय कृष्ण है, प्रभुनाथ सिंह है, अजय सिंह है, राधा मोहन सिंह है, सुशील सिंह है, आरके सिंह है और ऐसे तमाम नेता हैं, सभी पार्टियों में हैं। राजद की बात करें तो जगदानंद सिंह है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे लोग हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से तमाम प्रखरता के बावजूद राजीव प्रताप रूढ़ी को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया जाता है। सुनील सिंह जैसे व्यक्ति को जो राजद में सब कुछ उन्होंने खपा दिया, उनको मंत्री योग्य नहीं समझा जाता है। जब बीजेपी की सरकार बनती है तो लोग टकटकी लगाए रखते हैं। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा होता है? देखिए, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण मुझे लगता है कि जो हर समाज का है, और इस समाज में भी ये बात है कि कहीं ना कहीं हमारे में एकजुटता की बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। जिस दिन ये क्षत्रिय समाज हर चीज़ों में आप कहेंगे तो धन में भी हमको लगता है कि ये आगे हैं, बल में भी ये आगे हैं और हर चीज़ में ये आगे हैं, लेकिन एकजुटता नहीं है जिसके वजह से आज ये समाज हाशिए पे है। आप देखिए कि छोटी छोटी जाति उनका अपना एक नेता है, उनकी अपनी एक पार्टी है, लेकिन जो राजपूत समाज, मतलब मुझे लगता है कि 10 से 15% बिहार के राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान है और एक राजपूत मुझे लगता है कि 100 लोगों को प्रभावित कर सकता है। 100 क्या, मैं कहता हूं कि 1000 लोगों को प्रभावित कर सकता है एक राजपूत। और राजपूत के अंदर हमेशा से हमेशा सामाजिक समरसता की बात रही है, चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय वीपी सिंह जी हों या चाहे चंद्रशेखर सिंह जी हों। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे क्षत्रिय समाज में आगे आए हैं, दिग्विजय सिंह जी हों। तो लेकिन कई बार क्या है ना कि हमारा ही समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके वजह से आज ये जो जाति है ये हाशिए पे जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है जागरूकता पूर्ण तरीके से आ रही है, युवाओं में वो जोश, वो जुनून आ रहा है कि जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक राजपूत जाति की भी एक पार्टी होगी जो
सिर्फ राजपूत की बात नहीं करेगी, सिर्फ क्षत्रियों की बात नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ बात करेगी कि भाई हमारे बिहार का विकास कैसा हो, हमारे देश का विकास कैसा हो। वो अपने विकास के साथ साथ सारे समाजों का विकास किस प्रकार हो उस पर वो बात करेगी, और ये जल्द ही होने जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना होने जा रहा है, इसको लेकर जहां बाकी जातियां जो हैं जिनको ये डर सता रहा है कि उनका आंकड़ा लगेगा, राजपूत काफी शांत हैं, जातीय जनगणना पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और राजपूतों को पता है कि अगर जातीय जनगणना हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अल्पसंख्यक हुआ करते थे, अब बहुसंख्यक हैं। इसको किस रूप में लेते हैं? लेकिन मैं एक ही छोटी सी बात आपको कहूँगा कि शेर को अपनी काबिलियत बताने के लिए कोई कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, और जंगल में चुनाव नहीं होता, आपको भी पता है। शेर अपनी मर्जी का राजा होता है। आप कहिएगा तो सबसे बड़ा जो जानवर है वो हाथी है, सबसे लंबा जानवर जिराफ है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला चीता है, लेकिन इनमें से कोई भी राजा नहीं है। राजा वही है शेर, क्योंकि उसको पता है कि वो राजा है। तो हमें नहीं लगता कि हमें अपनी काबिलियत पेश करने की ज़रूरत है। भाई ठीक है, तुम कर लो, जातीय जनगणना कर लो, हमारा हर चीज़ में समर्थन है। अगर आपको लगता है कि हमारे समाज के कुछ लोग, कुछ अंश पिछड़े हैं और उनको आरक्षण देके आप आगे ला सकते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि दे दो आरक्षण और उनको आगे ले आओ, लेकिन एक समय निर्धारित करो कि ये कब तक आपके आरक्षण के बाद कब तक एक सही लाइन या एक कहे कि बराबरी की लाइन में आ जाएंगे, या जिंदगी भर तक इनको आरक्षण चाहिए, ये भी एक बार क्लियर हो, ताकि जो सामान्य वर्ग है और जो राजपूत वर्ग है ये भी देख रहा है आज की डेट में कि भाई हम कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ना ढंग से कहीं किसी को नौकरी मिल रही है। आप समझिए कि जो 90% लाता है उसको नौकरी नहीं मिलता है, और जो 30% लाता है उसको नौकरी मिल जाता है। और फिर भी आज के डेट में लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अति पिछड़ा है, दलित हैं, महादलित है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समाज, देखिए इस समाज के साथ इतनी बड़ी विडंबना है, हम लोग पढ़ लिख के हर चीज करके मतलब कोई भी चीज पाल नहीं सकते। ना सुअर पाल सकते हैं, ना झाड़ू मार सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि हम ये भी नहीं कर सकते हैं, हम ये भी नहीं कर सकते हैं। ये इस चीज को लेके मेरे अंदर इतना मतलब इतना रोष है, मैं क्या बताऊं आपको। सीधा हम सवाल पर आते हैं। देखिए बहुत सारी सभी जातियां अपनी बातें करती है, हमारे यहाँ कहीं ये नहीं। राजपूतों पर इसलिए बात कर रहे हैं कि केंद्र की राजनीति की बात करें तो राधा मोहन सिंह को पता नहीं है कि किस गुनाह की सजा मिल रही है। राजीव प्रताप रूढ़ी काफी तेज तरार समझे जाते थे। महाराष्ट्र में जब उनको प्रभारी बनाया गया तो महाराष्ट्र में खुद के दम पर भाजपा सरकार बना लेती है। ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं, केवल भाजपा में ही नहीं है, राजद में भी है, जदयू में है और तमाम पार्टियों में है, जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए अपनी जाति की रैलियां आयोजित करते हैं, अपने समाज को एकजुट करते हैं। लेकिन जब पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें फिर दरकिनार कर दिया जाता है। क्यों सत्ता में, राजनीति में राजपूतों के साथ छल होता है? इसीलिए होता है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि ये जाति एकत्रित नहीं है और किसी को भी, एक व्यक्ति को ये नेता मानने को तैयार नहीं है। जिस दिन ये जाति एकत्रित हो जाए और कहे कि हाँ भाई ये आदमी हमारा नेतृत्व करेगा, और देखिए कि ये जाति कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगी। आज के डेट में आप कहेंगे कि जो इतिहास की भी बात करेंगे तो अगर क्षत्रियों का इतिहास हटा दिया जाए तो इतिहास में कुछ बचता ही नहीं है पढ़ने को। और आज उसी जाति को हम तो कहते हैं कि आज के डेट में सही वक्त, मतलब सही मायने में जिस प्रकार शेरों को आरक्षण की जरूरत पड़ गई है, उसी प्रकार आने वाला समय में ऐसा ना हो जाए कि क्षत्रिय जाति को भी जो है कि जाति विलुप्ति के कगार पर है, इसको भी आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ जाए। क्योंकि देखिए इतना इन्होंने लड़ाई लड़ी है 12-12 साल में। आपको भी पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि 12-12 साल का युवक का जो होता था, वो लड़ाई में उनकी माता तिलक लगा के उनको भेज देती थी कि जाओ तुम लड़ाई लड़ो और रन लड़ो, और लड़ने के बाद इनका जो है तादाद कम हुआ। बाकी इन्होंने सारी जातियों को बचाने के लिए किया, सिर्फ अपनी जाति को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, हर जाति को बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और लड़ने के बाद इनकी तादाद कम हुई है, और आज वही जातियां, वही लोग उठ के आते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हमारा शोषण किया। भाई मेरे, अगर शोषण ही करते हैं ना तो भाई एक मुट्ठी तो जान थी आपकी, 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, आपके अनाज पानी बंद कर देते हैं। देखिए इतिहास किसी को बताने की जरूरत नहीं, अब सीधे राजपूत राजनीति पर आते हैं। नीतीश कुमार अपने राजनीति के चरम पर होते हैं, बाढ़ में विजय कृष्ण उन्हें हरा देते हैं। राजपूत जाति से आते हैं, जहां लालू यादव की सत्ता को चुनौती देते हुए वैशाली में बीपीपा का गठन होता है, और लवली आनंद जो है, किशोरी सिन्हा जो सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी रहती हैं और जो लालू यादव के वर्चस्व को तोड़ने का काम हुआ बिहार में, पहली सांसद वहां से निर्वाचित हो जाती हैं। महाराजगंज में पीके शाही जाते हैं, वहां आपके समाज के लोग एकजुट होते हैं और प्रभुनाथ सिंह
ताल ठोक कर जीत कर आते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं पूरे बिहार में। चाहे आप दिग्विजय सिंह की बात कर लें, बांका में जब वो निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए, चुनाव जीत जाते हैं। बगल के प्रदेशों में भी ये हाल है कि आपके जाति के आने वाले लोग जो हैं वहां के मुख्यमंत्री को हरा देते हैं। लेकिन बावजूद जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है तब आपको दरकिनार कर दिया जाता है। एनडीए की सरकार थी, भाजपा ने 4 लोगों को मंत्री बनाया था, जदयू कोटे से लेसी सिंह मंत्री थी और निर्दलीय सुमित सिंह थे। वर्तमान में लेसी सिंह मंत्री हैं, सुमित सिंह मंत्री हैं और सुधाकर सिंह को मंत्री बनाया गया है। सुधाकर सिंह मंत्री बने हैं, उसके बाद खुलेआम बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, चोरों का वहां पर जमवाड़ा है, जो भी भ्रष्ट लोग हैं, और चूंकि मैं मंत्री हूं तो चोरों का सरदार हूं। आपको क्या लगता है कि एकाएक उनका राजपूती जो खून है कैसे जग गया है? नहीं, एकाएक नहीं, वो बचपन से ही राजपूत है। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास ऑप्शन है कि आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी जाति बदल सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए। तो ब्लड जो है ना, वो ब्लड बोलता है। कोई भी कितना भी आप समझ लीजिए कि अगर वो चाहते ना तो सबके साथ मिलके पैसा बना सकते थे, जो आज की राजनीति में होता है। राजनीति में इसीलिए लोग आते हैं कि वो पैसा बना सके। सेवा नीति कोई करने नहीं आता है, सब राजनीति इसीलिए करने आता है कि वो एक बार रुपया बना सके। लेकिन देखिए, क्षत्रियों ने इतना, अरे भाई आपको ही पता है कि कितनी रियासतें दे के उन्होंने सब चीज अपना न्यौछावर कर दिया। तो भाई अब बचा ही क्या है हमारे लेने को? हमने तो हमेशा दिया है। तो जो जाति से देने वाले जो लोग हैं, अब वो व्यक्ति बैठ के देख रहे हैं। मैं भी इंटरव्यू उनका सुन रहा था, मैंने देखा था कि भाई नापतोल विभाग है, पता नहीं और कितने ऐसे विभाग है, विभागों के अंदर विभाग है, उस विभाग का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो विभाग है। तो ये ऐसे ऐसे विभागों को इसीलिए बनाया गया है कि भाई उगाही हो सके और जो माननीय मंत्री हो या फिर जो भी सरकार में लोग हों उनका पेट भर सके। तो ये आए, ये सिस्टम इन्होंने देखा, बोले भाई ये तो पूरा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। तो बदलना चाहिए। तो अब मान लीजिए जो सिस्टम पहले से ही खराब चलते आ रहा है, वो आए उसको बदलने के लिए, तो एक दिन में तो बदलेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसे ईमानदार और ऐसे स्वच्छ छवि के लोगों को अगर हम लोग आगे लेके आएंगे तो वाकई में बिहार बहुत बदल जाएगा। हमारे यहाँ के एक मंत्री हैं जो कहते हैं कि भाई हमें केजरीवाल मॉडल बिहार में लाना है, उनके एजुकेशंस को बिहार में लाना है। तो अगर इसी प्रकार हम लोग काम करें, हम लोग खुद ऐसा काम करें, तो क्यों नहीं हमारा बिहार का मॉडल क्यों नहीं पूरे देश में लागू हो? हमारा बिहार तो शिक्षा के मामले में सबसे ऊपर था। नालंदा यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है, यही थी, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था। लेकिन आज के डेट में हम लोग कहाँ हैं? हम लोग पढ़ने के लिए पुणे जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, लेकिन बिहार में उस तरीके की शिक्षा नहीं है। लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, लेकिन फैकल्टीज उस प्रकार के हैं कि नहीं है, इस पे मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें अभी हो नहीं रही है। फिर आनंद मोहन जी की रिहाई कब हो? ये तो चेतन आनंद बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं तो उनको इस मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे पिताजी अगर जेल में होते तो मैं विधायकी तो पहले छोड़ता, और मैं अगर विधायक होता तो मैं जेल के बाहर बैठता और मैं कहता कि अगर मेरे पिता की सजा अगर पूर्ण हो गई है तो उसको निकालो, नहीं तो मैं आमरण अनशन करके यहां अपना प्राण त्याग दूंगा। मैं ये करता। अरे जिसका बेटा विधायक सदन, अरे आपके पास अब सत्ता है, अब आपकी सरकार, आपका सब कुछ, और आपके पिता जेल में है, ये तो शोभनीय नहीं है, ये शोभनीय नहीं है। मेरे आदर्श रहे हैं वो, आनंद मोहन जी मेरे आदर्श रहे हैं, और हमारे जैसे कई युवा हैं जिनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो, और हमने उनको देख देख के सीखा है कि राजपूती शान क्या होती है। उनकी सिंह गर्जना रैली के बारे में हम सुना करते थे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आज अगर उनके पास सत्ता है, उनके पास शासन है, और उनका पुत्र खुद सत्ता में बैठा हुआ है, और वो अगर अपने पिता को मुक्त नहीं करा सकता है, तो इससे बड़ा राजपूतों का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। यह है जय सिंह राठौर, एकदम प्रखर हैं और तमाम सवालों का इन्होंने पूरी प्रखरता से जवाब दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि राजपूत समाज जो बिहार में बहुसंख्यक है और अपने हितों की रक्षा खुद कर सकता है, कहीं ना कहीं आपसी बिखराव के कारण सत्ता में भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी से दूर होते जा रहा है। वो समय अब दूर नहीं जब युवा एकजुट होंगे और बिहार में राजपूतों को उनका खोया हुआ राजनीतिक वजूद मिलेगा। आनंद मोहन के प्रकरण पर इनका कहना है, चूंकि महागठबंधन की सरकार है और उनके पुत्र
चेतन आनंद राजद के विधायक हैं। ऐसे में चेतन आनंद को बड़ी पहल करनी चाहिए और अगर उनके दल के द्वारा पहल नहीं होती है तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देकर जनता की अदालत में जाना चाहिए और उन तमाम चीजों को बताना चाहिए कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई कब होगी। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे ऐसे ही तल्ख व्यक्ति से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।